So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू STVG and this is संदीप भैया एंड गाइस दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ वेक्टर। और आई होप आपको वेक्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर अभी तक आपने हमारा प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है और आप EMU बीटेक की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल फटाफट इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर EMU बीटेक एंट्रेंस प्रिपरेशन। इसके अलावा अगर आप बाकी सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए रिकमेंडेड है। तो चलिए बच्चा लोग, अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, WB जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस कोर्स इज रिकमेंडेड फॉर यू। अगर आपको फिजिक्स बहुत बेसिक से सीखना है तो ज्वाइन करिए इस कोर्स को। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब लास्ट लेक्चर में मैंने एक होमवर्क दिया था, आई थिंक लास्ट होमवर्क का क्वेश्चन था, जिसमें था कि फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 10 एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू दिस। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यूनिट वेक्टर का यूज हम क्या करते हैं, कहां करते हैं। तो यूनिट वेक्टर का हम यूज कहां करते हैं बेटा, किस काम के लिए करते हैं यूनिट वेक्टर का यूज? सर डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिट वेक्टर के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि अगर किसी भी वेक्टर को लिखना हो, मान लो एक वेक्टर ए है, अगर मुझे इसे लिखना हो तो मेरे को इसके बारे में दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, और दूसरा, इस वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या है। तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का क्या है भैया? इस वेक्टर ए का जो डायमेंशन मैग्नीट्यूड है वो है 10। वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या है? तो वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है बी के अपोजिट है। तो बी का डायरेक्शन क्या है? तो बी का डायरेक्शन हो जाएगा बी कैप, और बी कैप का अपोजिट मतलब माइनस बी कैप। तो हमें यहां पर माइनस बी कैप लिख देना है। अब हमें पता है भैया वेक्टर ए जो होगा -10 बी कैप के बराबर होगा। वेक्टर बी के बराबर नहीं, बी कैप के, क्योंकि हमें तो सिर्फ डायरेक्शन लेना है बी का। मैग्नीट्यूड तो इसका ऑलरेडी 10 है ही। अब वेक्टर बी कैप कैसे निकालेंगे? बी कैप निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे भैया? वेक्टर बी में अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे तो उसका हमें क्या मिल जाएगा? टोपी मिल जाएगा। वेक्टर बी की वैल्यू क्या है भैया? -3i + 4j अपन इसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो अंडर रूट दिस का स्क्वायर 9 प्लस दैट का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा -1/16 9 25, 25 का रूट 5, और ये हो जाएगा माइनस, और सॉरी मैं माइनस क्यों लगा रहा हूं, ये हो जाएगा 1/5, और ऊपर क्या है? -3i + 4j। दिस इज द आंसर। अब हम इस बी कैप की वैल्यू ले जाके यहां पर क्या करने वाले हैं? पुट करने वाले हैं। तो ए वेक्टर की वैल्यू आया -10, बी कैप की वैल्यू क्या है भाई? बी कैप की वैल्यू है -3i + 4j/5। व्हाट इज दैट? दैट इज 5, 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6i - 8j कैप। दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल सवाल था और आई होप आप लोगों से बन भी गया होगा, और अगर नहीं बनाओ तो एक चाट आप एक तमाचा मार लीजिए अपने गाल पे फटाफट। तो चलिए सवाल, क्योंकि वो लास्ट लेक्चर में हमने वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की सीरीज में देखते हैं। तो हम क्या है ना कि अगर कोई वेक्टर 2D में है, देखो एक वेक्टर मतलब किसी भी वेक्टर को दर्शाएंगे अगर उसके वेक्टर फॉर्म में, तो यही तो दर्शाओगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू AXi कैप, मतलब उसका x में कुछ कंपोनेंट होगा AYJ कैप प्लस AZ K कैप। अरे किसी भी वेक्टर में 3 ही कंपोनेंट होंगे, कुछ x डायरेक्शन में होगा, कुछ y डायरेक्शन में होगा, कुछ बोलो z डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर तीनों कंपोनेंट अवेलेबल है तो हम उसको बोलेंगे एक 3D वेक्टर है। और सपोज दैट मान लो यही वेक्टर ऐसा होता कि कोई भी एक कंपोनेंट 0 हो जाए, मान लो z 0 हो जाए, वेक्टर a की वैल्यू हो जाए AXi कैप प्लस AYJ कैप। इसका मतलब क्या है? ये XY प्लेन में है। देखो ये वेक्टर XYZ तीनों प्लेन में लाई कर रहा था, इसलिए 3D वेक्टर था। XY प्लेन में इसलिए 2D वेक्टर है। अगर y गायब हो जाए, किस प्लेन में है भाई? किस प्लेन में है? I और J वाले प्लेन में ना, XY प्लेन में है। अगर इसको हमको ड्रॉ करना हो तो हम कैसे करेंगे? बोलेंगे सर इधर x एक्सिस बनाया, इधर y एक्सिस बनाया, I में कितना मैग्नीट्यूड है? इसका AX मैग्नीट्यूड है, तो इस वेक्टर का I में AX मैग्नीट्यूड है। Y में कितना मैग्नीट्यूड है? AY मैग्नीट्यूड है। कितना मैग्नीट्यूड है? AY मैग्नीट्यूड है। दिस इज AX एंड दिस इज AY, मतलब हमने ले लिया दिस इज AY। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही बनाएंगे, यही हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट,
जो किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, क्योंकि देखो ट्रायंगल लॉ से ए एक्स में ए वाई जोड़ा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हमने जोड़ा तो हमें रिजल्टेंट मिल गया। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो y गायब हो जाए तो वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप। ए कौन से प्लेन में है, ए कौन से प्लेन में है, तो सर ए एक्स जेड प्लेन में है। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो z हम इसके परपेंडिकुलर किधर भी बना सकते हैं, तो मैं मान लो z प्लेन में ऊपर बना देता हूं, है ना। एक्स वाई जेड है, हम इसको x मान रहे हैं और इसको z मान रहे हैं, है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें भी वही ग्राफ बन जाएगा। अगर बनाना हो तो भैया ए एक्स है और उसी में हमने जोड़ दिया ए जेड को, उसी में हमने जोड़ दिया ए जेड को, तो रिजल्टेंट मिल गया हमको ए। बात समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा वेक्टर है, ये भी एक 2D वेक्टर है। तो हम देखो किसी भी वेक्टर को देखो ए वेक्टर फॉर्म में दिया था, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको प्लॉट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। अगर मुझे इसको वेक्टर ए को बनाना हो तो मैं वेक्टर ए को ऐसे बना दूंगा कि अच्छा दिस इज द थीटा एंगल, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स यहां पर ए वाई बाई ए एक्स, मैं यहां पे निकाल के ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बना दिया। तो अगर रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन ये होता है कि अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में दिया गया है कोई वेक्टर और मुझे उसको उसके कंपोनेंट में तोड़ना हो, एक्स वाई जेड के कंपोनेंट में तोड़ना हो, या किसी भी दो डायरेक्शन में एक वेक्टर को तोड़ना हो, तो फिर हम उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो हम पहले दो तरीका सीखते हैं। एक 2D वेक्टर को तोड़ना बहुत आसान है, फिर हम 3D वेक्टर को भी तोड़ना सीखेंगे। अब इसका यूज क्या है, तो इसका यूज बहुत ज्यादा है आने वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि हमने ट्रायंगल लॉ से दो वेक्टर का समेशन बहुत इजीली कर लिया, लेकिन हमने पॉलीगॉन लॉ का एक भी क्वेश्चन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पॉलीगॉन लॉ में ज्योमेट्री लगाने में कई बार हालत खराब हो जाती है। उससे अच्छा होता है कि हम उसको क्या कर लें, तोड़ लें, उसके कंपोनेंट्स में एक्स वाई जेड में तोड़ लें और फिर जोड़ लें। फिर जब जोड़ने की बारी आएगी तो एक्स में एक्स को जोड़ेंगे, वाई में वाई को जोड़ेंगे, जेड में जेड को जोड़ेंगे, है कि नहीं? यही तो बात है, यही तो करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो चलिए हम देखते हैं कि किसी भी वेक्टर को, किसी भी 2D वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो आइए हम एक 2D वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर आर है, क्या है भैया, एक वेक्टर आर है। अब देखना ध्यान से, मैं इसको मिटा देता हूं, दिस इज, तुम चाहो तो नोट कर लेना, पर मेरे पास स्पेस की बड़ा कमी है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस। मान ले अब वेक्टर आर ऐसे था, एक्चुअली में वेक्टर आर ऐसे था, एक वेक्टर आर ऐसे था जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा था। एक वेक्टर आर ऐसे था। बोला जा रहा है कि कोई भी एक वेक्टर है और इसको आपको क्या करना है, इसको इसके कंपोनेंट्स में तोड़ने हैं। अब किसी भी दो कंपोनेंट में हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखना सोचो, वेक्टर ए और वेक्टर बी को मैं जोड़ के वेक्टर आर बना रहा हूं। वेक्टर आर की वैल्यू किसके बराबर है भैया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। अब मैं कह रहा हूं ये जो वेक्टर आर है इसी को तोड़ लो और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के फॉर्म में बताओ। मतलब हम पहले ट्रायंगल लॉ से जोड़ रहे थे, अब हम तोड़ेंगे, मतलब एक वेक्टर को उसके दो पार्ट में तोड़ेंगे, है ना। 2 + 2 क्या होता है, 2 + 2 क्या होता है यार, 2 + 3 ले लेते हैं, वरना 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। मैं बोल रहा हूं नहीं नहीं नहीं, 2 और 3 को जोड़ के 5 बना रहे थे, 5 को तोड़ो। अगर मैं बोलूंगा 4 और 1 के टर्म में तोड़ना है तो तुम बोलोगे 4 + 1। मैं बोलूंगा 2 और 3 के टर्म में तोड़ना है तो तुम बोलोगे 2 + 3। मतलब हम इसको तोड़ के 5 बराबर 4 + 1 भी लिख सकते हैं, 5 बराबर 2 + 3 भी लिख सकते हैं। तो किसके बेसिस पे तोड़ना है, तोड़ने वाली बात होगी, है ना। तो अभी मैं एक्स और वाई एक्सिस के बेसिस पे तोड़ रहा हूं, दो परपेंडिकुलर एक्सिस पर तोड़ रहा हूं इस वेक्टर को। तो इसको कैसे हम रिजॉल्व करने वाले हैं, चलो देखते हैं। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, जैसे मान लेते हैं ये वेक्टर आर है। अब हम इसको आई और जे के टर्म में, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दो परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में मैं इसको तोड़ना चाहता हूं। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में अगर मैं तोड़ना चाहता हूं तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, कैसे तोड़ूंगा, हाउ आई विल ब्रेक दिस। तो मैं बोलूंगा कि ये जो वेक्टर आर रहा होगा, ए एक्स और वाई प्लेन में है, तो इसका मतलब ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, मतलब इसका आई में कुछ हिस्सा आएगा और कुछ जे में हिस्सा आएगा। लोगों ने बोला ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इसका ए वाला पोर्शन जो आएगा किस में आएगा बेटा, आई कैप के डायरेक्शन में ए एक्स आएगा और वाई कैप के डायरेक्शन में क्या आएगा,
वाई कैप के डायरेक्शन में, मतलब ऊपर वाले डायरेक्शन में क्या आएगा, ए वाई आएगा। ये कितना एंगल बना रहा था, यहां से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था। ठीक है, तो इस वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट में तोड़ रहा हूं, कौन से में, एक इधर ए एक्स और इसी के एक परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्स मतलब आई कैप और जे कैप परपेंडिकुलर थे, तो हमने इसी का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में तोड़ा और उसी का एक कंपोनेंट उसके पैरेलल डायरेक्शन में तोड़ा। ये जो मैं यहां कर रहा हूं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं, क्योंकि हम एक किसी भी फ्री वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, बात तुम जानते ही हो। तो मैंने दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई, ये दो परपेंडिकुलर वेक्टर में इसी वेक्टर आर को मैं तोड़ रहा। तो वेक्टर आर जो है अब किसके बराबर हो गया, ए एक्स प्लस ए वाई के बराबर हो गया। मतलब वेक्टर आर का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया वो ए एक्स आया, और वर्टिकल कंपोनेंट जो आया ए वाई आया, और इन्हीं ए एक्स प्लस सॉरी दिस इज एक्स, ए एक्स प्लस ए वाई को जोड़ूंगा तो ट्रायंगल लॉ से क्या आना चाहिए, ट्रायंगल लॉ से क्या आएगा, ए एक्स प्लस ए वाई को जोड़ा तो ट्रायंगल लॉ से आर आएगा, क्योंकि दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस इज द टू वेक्टर। मतलब ट्रायंगल लॉ से देखा जाए तो वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर आर आएगा। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से यही आएगा। ठीक है, तो हमें ए एक्स और ए वाई फाइंड करना है। हम ए एक्स और ए वाई बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो भैया ये ट्रायंगल लॉ ही तो यहाँ पे हमने लगाया है, ट्रायंगल ही तो है। इस ट्रायंगल का बेस ए है, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनस आर है, ए एक्स वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड ए एक्स है, इसका मैग्नीट्यूड ए वाई है और इस साइड का मैग्नीट्यूड आर है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम फाइंड करेंगे भैया cos थीटा इज इक्वल टू कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस ए एक्स अपॉन आर। आर की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, ए एक्स की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा। ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर कॉस थीटा। और दूसरी बात बोलो, ए वाई की वैल्यू क्या है, ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ए वाई वैल्यू हम ऐसे निकाल लेते हैं साइन से। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए वाई बाई आर। ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। मतलब इस वेक्टर को मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तोड़ूंगा तो ए एक्स की वैल्यू आएगी आर कॉस थीटा और ए वाई की वैल्यू आएगी आर साइन थीटा। अब ध्यान से देखना, जिधर के तरफ मतलब जिससे एंगल लगा हुआ था उधर कॉस कंपोनेंट आ रहा है, और उसके परपेंडिकुलर जो है उधर साइन कंपोनेंट आ रहा है। क्या आ रहा है, जिधर से एंगल लगा हुआ था उधर कॉस उसको इस वेक्टर को उधर गिराने पर कॉस कंपोनेंट मिल रहा है, और उसके परपेंडिकुलर ले जाने पर साइन वेक्टर मिल रहा है। समझे कि नहीं, मतलब इस वेक्टर आर को मैं ए एक्स और ए वाई के टर्म में लिख सकता हूं। ए एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा है और ए वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा है। आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, हाँ या ना, अरे बोलो ना, समझ रहे हो ना किसी वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करना है। अच्छा, इसका एक दूसरा तरीका भी है जो 3D वेक्टर में काम आएगा, दूसरा तरीका मैं एक सेकंड मेथड तुम्हें बताता हूं, उसको भी समझना थोड़ा सा। सेकंड मेथड, क्या बोलता है कि मान लो दिस इज एक्स। ये जो मेथड हम यूज करेंगे ये तभी हम यूज करेंगे जब हमें ये जो एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस या एक्स और जेड एक्सिस कुछ भी हो सकता है, इनके द्वारा वो रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बना रहा हो, अगर हमें ये पता हो तभी हम यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। यह एक वेक्टर है, आर। ठीक है, ठीक, मान लेते हैं इसके द्वारा बना एक्स एक्सिस के एक्स वाई प्लेन में है। ये वेक्टर किस प्लेन में, ये 2D वेक्टर है और एक्स वाई प्लेन में है, और एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है। ठीक, इज इट राइट, हाँ है ना। तो इस वेक्टर को अगर हम इसके दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इधर क्या आएगा, मान लेते हैं आर एक्स आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, आर वाई आ रहा है। हमें पता है रूल के हिसाब से आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, बोलो, आर एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली जिधर एंगल होता है उधर आर कॉस थीटा आएगा। ठीक है, आर वाई की वैल्यू क्या होगी,
तो भैया इधर एंगल बीटा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आर कॉस बीटा। अरे मैंने एंगल इधर बीटा डिफाइन कर दिया, दिस इज द आर कॉस बीटा। हाँ, इसको तुम ये भी बोल कर सकते हो कि आर साइन अल्फा। अरे इधर एक कॉस अल्फा है, एक कॉस अल्फा है, और इधर तुम बोल सकते हो आर साइन अल्फा, बोल सकते हो ना। अरे अगर इसको मैं तोड़ूं, इधर आर को इधर तोड़ूं, तो आर आर एक्स की वैल्यू आर कॉस अल्फा हो जाएगी, इधर वाली आर साइन अल्फा हो जाएगी। लेकिन अगर बीटा के टर्म में तोड़ूं तो इधर क्या हो जाएगा, आर कॉस बीटा। तो देखो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस अल्फा की वैल्यू आ रही है आर एक्स बाई आर, और कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, आर एक्स बाई सॉरी कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, आर वाई बाई आर। देख रहे हो, तो ये जो कॉस के टर्म में निकाला जाता है ना, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि यार आप यहां पे कॉस बीटा कैसे लिख रहे हो, यहां तो साइन होना चाहिए। तो देखो यार, अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो बीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा मिला के 90 डिग्री बनना चाहिए था। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, आर कॉस बीटा की जगह पे क्या बोलोगे, बीटा के ओहो हो आहा, बीटा की जगह पे क्या बोलोगे दोस्त, बीटा की जगह पे बोलोगे सर 90 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा आर कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन अल्फा। आ गया साइन अल्फा, आ गया कि नहीं। तो 3D को जब सॉल्व करना होगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में, बट 2D को जब सॉल्व करना होगा तो हम डायरेक्शन कोसाइन के टर्म में सॉल्व करने के बजाय हम उस तरीके से सॉल्व करेंगे। और अच्छी बात यह है, अच्छी बात यह है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, जैसे यहां पे डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन से हैं, कॉस अल्फा और कॉस बीटा, तो इनका जब स्क्वायर करके सम करोगे ना, तो बताओ क्या आना चाहिए, बोलो क्या आना चाहिए, हमेशा डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके सम करने पर आता है 1। क्यों, क्योंकि यहां पे देखो कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, किसके बराबर है, साइन अल्फा के बराबर है ना, साइन अल्फा के बराबर। यहाँ पे कॉस बीटा को साइन अल्फा से रिप्लेस कर दो, तो साइन स्क्वायर, इसको रहने दो कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस इसको साइन अल्फा लिख दो, तो साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर्स का सम क्या होता है, एक होता है। डायरेक्शन कोसाइन का अगर स्क्वायर करके उनको जोड़ोगे तो आएगा 1। तो दिस इज द ऑल अबाउट कि किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में, उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तुम क्या कर सकते हो, कैसे तोड़ सकते हो, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ सकते हो। जैसे एक वेक्टर है, वेक्टर एफ है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाए हुए हैं। आपको बताना है, आपको क्या करना है, इसको इसके दोनों कंपोनेंट्स में तोड़ के आपको बताना है। तो बोलोगे कि सर जिधर एंगल लगा हुआ है ना, अगर इसका कंपोनेंट हम इधर गिराएंगे तो एंगल जिस साइड पर लगा हुआ है उस साइड के अलोंग वाला जो इसका कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ कॉस थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। मतलब इस वेक्टर को, जो एफ वेक्टर था, इसको हम दो टर्म में लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा और इधर एफ साइन थीटा। इज इट राइट रॉन्ग, है ना। मतलब मैं इस वेक्टर एफ को लिख सकता हूं, एफ चूंकि ये हॉरिजॉन्टल की तरफ है तो एफ कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड तो एफ कॉस थीटा है, डायरेक्शन क्या है आई कैप, प्लस इसका मैग्नीट्यूड एफ साइन थीटा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, बोलो बोलो डायरेक्शन क्या है, जे कैप। मतलब मैं इस ज्योमेट्री के माध्यम से जो एक वेक्टर दिखाया गया था, मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। यहां पे ज्योमेट्री के माध्यम से एक वेक्टर दिखाया गया था ना, एक वेक्टर ज्योमेट्री के माध्यम से दिखाया गया था, उसका मैग्नीट्यूड दिखा दिया गया था कि एफ है और एंगल दिखा दिया गया था कि थीटा है। अब मैं उस ज्योमेट्री फॉर्म वाले वेक्टर को उसके वेक्टर फॉर्म में लिख पा रहा हूं, एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। सर इसकी जरूरत क्या है, अभी आगे हम देखेंगे क्या जरूरत है। अब चलो इसको तोड़ के बताओ। अब देखो 37 डिग्री, दो एंगल है फिजिक्स में बड़ा पॉपुलर है, एक 37 डिग्री, एक 53 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के बताओ क्या आएगा, 37 पर 53 जोड़ के कितना आता है, दोनों को ऐड कर, हाँ 37 और 53 जोड़ के बताओ कितना आएगा, क्या आ रहा है,
गणित कमजोर थी क्या? 90। चलो तो देखो साइन और कॉस भी बड़ा मशहूर है, अगर साइन कॉस पता है तो टेन पता ही चल जाएगा। चलो बताओ भाई, 37 पे बात करते हैं। साइन 37 डिग्री की वैल्यू तुम्हें याद करनी पड़ेगी और कॉस 37 डिग्री की वैल्यू तुम्हें याद करनी पड़ेगी। साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है, अब देखो साइन की अगर बात करें ना तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और 0 से बढ़ना ही स्टार्ट होता है और 90 पे जाके मैक्सिमम होता है ना। तो 45 डिग्री पर साइन और कॉस बराबर होते हैं, तो 0 से 45 के बीच में साइन की वैल्यू कॉस से कम होती है और कॉस की वैल्यू साइन से ज्यादा होती है। साइन 37 डिग्री की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है 0.6, कॉस 37 की वैल्यू याद रखनी है 0.8। ठीक, ये दो बात याद रहेगी, याद रहेगी क्या? अच्छा, साइन थीटा को मैं कॉस 90 माइनस थीटा भी लिखता हूं और कॉस थीटा को मैं साइन 90 माइनस थीटा भी लिखता हूं, क्योंकि देखो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। इज इट राइट? तो इस बात का यूज करके तुम मुझे बताओ कॉस 37 डिग्री की कॉस 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी और साइन 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? बताओ। कॉस 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो कॉस 53 डिग्री को लिख सकते हो क्या? कॉस 90 माइनस 37, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 90 आ रहा था ना, 90 में से 37 घटा दूंगा क्या मिलेगा? 53 मिलेगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? साइन 37 के। किसके बराबर होगी बेटा? साइन 37 के। मतलब कॉस 53 की वैल्यू किसके बराबर है? 0.6। और ऐसे ही साइन 53 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? कॉस 90 माइनस 37, जो कि क्या हो गया? साइन 53। सॉरी, दिस इज 53 है ना, मैंने कुछ गड़बड़ी लिखा क्या? नहीं, सही है। कॉस 53 की वैल्यू आएगी, दिस इज साइन 90 माइनस 37, तो ये हो जाएगा कॉस 30 साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो हो जाएगा 37 डिग्री। कॉस 37 की वैल्यू क्या है? 0.8। समझ में आ रहा है? तो साइन 53 की वैल्यू क्या होगी? 0.8 होगी। क्या ये डेटा याद रख पाओगे? अरे कुछ नहीं याद रखना है, किसी 37 पे याद रख लो, 53 पे अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जो साइन 37 की वैल्यू होगी वही कॉस 53 की वैल्यू होगी। एक डेटा याद रख लो, दूसरा याद हो जाएगा। और यहां से 10 निकालना हो तो कैसे निकालोगे? चलो tan 37 निकलवा दूं। tan 37 डिग्री क्या निकालोगे? तो tan 37 मतलब क्या होगा? साइन 37 बाई कॉस 37, यही होगा ना। tan थीटा बराबर साइन थीटा बराबर बाई साइन बाई कॉस ही तो होता है। तो ये 0/6 बाई 0.6 बाई 0.8 मतलब 6/8, 2 से भाग दे दो मतलब 3/4। इसी तरीके से 53 निकाल लेना, 53 निकाल लो, उल्टी उल्टी वैल्यू आएगी। ठीक है, इज इट राइट और रॉन्ग? बच्चा लोग क्या ये बात समझ में आया? ये डेटा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, हर दूसरे सवाल में जो भी मैं डीपीपी बनाऊंगा हर दूसरे सवाल में सवाल आएगा ही आएगा, हर दूसरे तीसरे सवाल में यूज करना पड़ेगा। चलो, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, अब इसको तुम्हें क्या करना है? सॉल्व करना है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री पर है, इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है और साथ ही साथ इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है। 10 को इधर भेजो, क्या हो जाएगा बोलो? क्या हो जाएगा बोलोगे? 10, जिधर एंगल होता है उधर कॉस खुलता है, तो कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू याद है 0.8, 10 गुणे 0.8 बराबर 8। और दूसरा किधर खुलेगा? इधर खुलेगा। दूसरा इधर खुलेगा ना, इसके परपेंडिकुलर। ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा? नीचे। नीचे क्यों खुलेगा?
37 मतलब जो एंगल इधर है तो नीचे कर। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड खुलने वाला है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के इसका रिजल्टेंट बीच में आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, है ना। तो हम तो इसको तोड़ रहे हैं ना, तो हमारा रिजल्टेंट इधर आना चाहिए इन दोनों को जोड़ के, तो ये वाली वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ऊपर क्यों नहीं खुलेगा, बहुत सारे बच्चे ऊपर किधर भी खोल देते हैं, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। दिस इज 10 साइन 37, साइन 37 की वैल्यू होती है 0.6, दैट इज 6 आंसर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे, 8 किधर है आई कैप में, तो मैं वेक्टर, इस वेक्टर को लिखूंगा 8 आई कैप, और इधर वाला कंपोनेंट किधर है बोलो, माइनस जे कैप, -6 j कैप, माइनस मत भूलो, ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस को शो कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में प्लस जे, नीचे के डायरेक्शन में माइनस जे। अब देखो, अब हम जोड़ना सीखते हैं, क्या करना सीखते हैं, जोड़ना सीखते हैं। एक दो वेक्टर है, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है, इस सवाल, इसी सवाल को समझो, एक वेक्टर इधर है 53 डिग्री पर, एक वेक्टर इधर है 37 डिग्री पर, इस वेक्टर की वैल्यू है 10 न्यूटन, मान लो फोर्स है, और ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। अब तुम्हें जोड़ के बताना है कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा। फाइंड नेट फोर्स या नेट रिजल्टेंट, तो कैसे फाइंड करोगे, यू हैव टू फाइंड दिस। तो क्या करना चाहिए, तो वेक्टर को जोड़ने का दो तरीका है, क्या है तरीका बोलो, उससे करूं भैया। हाँ खुद से करो बिल्कुल, दो तरीका है, एक इसको क्या करो ट्रायंगल फॉर्म से जोड़ लो, ट्रायंगल फॉर्म से कर लो, दूसरा तरीका क्या है, इसके कंपोनेंट में तोड़ के कर लो, किससे ज्यादा आसान पड़ेगा, गेस करो। वाशिद, कंपोनेंट में तोड़ के, चलो वाशिद ने बोला भैया कंपोनेंट में तोड़ के, चलो कंपोनेंट में तोड़ के कर लेते हैं, इस F1 वेक्टर को थोड़ा तोड़ते हैं, करो करो, चलो कंपोनेंट में तोड़ ही लेते हैं। मैं पहले इसको तोड़ता हूं, F1 को तोड़ता हूं, तो इधर वाला कंपोनेंट F1 का होगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा 10 cos 37 डिग्री, क्योंकि जिधर एंगल है उधर cos खुलेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, cos 37 की वैल्यू होती है 0.8, 10 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 8। इधर जरा खोलना, क्योंकि इसी के परपेंडिकुलर खुलेगा, और इन दोनों का नेट, क्योंकि नेट वेक्टर हमेशा बीच में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये हो जाएगा 10 साइन 37 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आएगी 10 गुणे 0.6, जिसकी वैल्यू है 6। तो वेक्टर F1 में लिख सकता हूं, यहाँ पे वेक्टर F1 लिख सकता हूं 8 आई कैप के डायरेक्शन में है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट जे कैप के डायरेक्शन में है 6 जे कैप, इज इट राइट। मेरे को वेक्टर F1 क्या हो गया, इजिली मिल गया। अब वेक्टर F2 को तोड़ता हूं, वेक्टर F2 को भी तोड़ना बहुत आसान है, F2 को इधर तोड़ो तो ये हो जाएगा F2 cos 53 डिग्री, F2 की वैल्यू 20, cos 53 की वैल्यू होती है 0.6, तो ये हो जाएगा 16। इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा 20 साइन 53 डिग्री, 53 की वैल्यू होती है 0.8, ये हो गया 20 इंटू, सॉरी ये हो जाएगा 12, 6 दूना 12 है ना, 20 इंटू 0.8, 8 दूना हो गया 16। तो मैं वेक्टर F2 यहां पे लिखता हूं, वेक्टर F2 की वैल्यू क्या होगी, बोलोगे सर 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, इज इट राइट। नेट फोर्स जरा जोड़िए, नेट फोर्स क्या होगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, जब भी दो फोर्स को जब भी दो वेक्टर को जोड़ते हैं, फोर्स एक वेक्टर ही तो है, F नहीं लिखता तो मैं A लिखता, B लिखता, C लिखता, कुछ भी, तो दोनों वेक्टर को जोड़ो, तो दो वेक्टर्स को वेक्टर फॉर्म में जोड़ना हो तो क्या करेंगे, I को I में जोड़ेंगे, J को J में जोड़ेंगे, 12 8 20, 12 8 क्या हो गया 20, और
आई कैप प्लस 16 6 कितना हो गया, 16 6 16 4 20 2 22 22 जे कैप। अब मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, है ना? बोलो, समझ में आ गया? अच्छा, ड्रॉ करना हो इस वेक्टर को तो कैसे करेंगे, तो बोलोगे x में 20 चला होगा, ये वेक्टर x में 20 चला होगा, y में 22 चला होगा, मान लिया y में 22 चला है, दिस इज द नेट वेक्टर, दिस इज द नेट वेक्टर, दिस इज F1 प्लस F2, दिस इज वेक्टर F1 प्लस F2, ये नेट वेक्टर है अपना। तो ये मेरा आंसर आया। अच्छा, ट्रायंगल लॉ से करें क्या, इतना आया ना, ट्रायंगल लॉ से आ जाओ, करते हैं ट्रायंगल लॉ से, कर दिया था तो इधर उधर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्रायंगल लॉ से करते हैं। ट्रायंगल लॉ से करना हो तो बड़ा आसान हो जाएगा ट्रायंगल लॉ से करना। अच्छा, पैरेललोग्राम बनाऊं या ट्रायंगल बनाऊं, बोलो। अब चूंकि पूंछ से पूंछ सटा है तो मैं क्या कर लेता हूं, पैरेललोग्राम ही बना देता हूं, कि ट्रायंगल बना लूं, क्या बनाऊं, बोलो। पैरेललोग्राम बनवाना चाहते हो कि ट्रायंगल बनवाना चाहते हो, पैरेललोग्राम ही बनवा लो। पैरेललोग्राम बनवाने के लिए इसके पैरेलल एक लाइन खींचा, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन खींचा और इसके पैरेलल एक लाइन खींचा, इन दोनों को मिला दिया। ये जहां पे भी मिले, यार ये तो बड़ा गलत जगह आके मिल गया, एक काम करते हैं, हाँ ये 10 छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि 10 की तभी अच्छा दिखेगा ना, बेकार दिख जाएगा, है ना, क्योंकि 20 है, कायदे के हिसाब से 20 को तो 10 से दुगना होना चाहिए, पर मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, पैरेललोग्राम बनाया, दिस इज ठीक है, मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, और इसको हम इससे क्या कर ले रहे हैं, मिला दे रहे हैं, दिस इज द पैरेललोग्राम। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 90 डिग्री होता है तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हम वैसे तो ये लिखते हैं, अगर 90 हो तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, दिस इज 20 ना, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दिया है क्या, I have done any mistake? 20 का स्क्वायर प्लस दिस विल बी 10 का स्क्वायर, मैंने कुछ गड़बड़ी करा है क्या आंसर में। F1 की वैल्यू जो है, दिस इज वेक्टर F अगर मैं करूं तो इधर 10 sin 30, सही है। नहीं आंसर में तो कुछ गड़बड़ आ रहा है ना, दिस इज जे में हो गया 6 और इधर हो गया 8, और ये 20 का किया तो कितना हो गया, इधर हो गया 16, और ये गड़बड़ हो गया, पता है क्या क्या गड़बड़ हो गया, दिस इज 16 ना, दिस इज 16, तो ये तो -16 होगा बेटा, इसका देखो F2 की वैल्यू देखो, दिस इज -16, दिस इज -16 ना, एग्जैक्टली देखो, तो ये हो जाएगा F1 की वैल्यू आएगी, F1 की वैल्यू तो ठीक है, F1 की वैल्यू हम लोगों ने किया है 8i प्लस 6j, और F2 की वैल्यू जो आएगा वो 8i माइनस 16j, देखे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मतलब 12i माइनस 16j। F नेट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 12 8 20 20i और माइनस 10j। तो फाइनली जब बनेगा ये, तो अब इधर नहीं बनेगा, 20 इधर चला होगा और 10 इधर चला होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा रिजल्टेंट का ऐसा बनेगा, रिजल्टेंट का। और देखो इसीलिए ये एक्स एक्सिस जब हम बना भी रहे थे, देख रहे हो बनाने का ज्योमेट्री का मतलब सही एक अनुमान लेके बनाने पर तुम देख रहे हो कि एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, देख रहे हो 4th क्वाड्रेंट में हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, और वो जो वैल्यू आई है क्या आई है, एफ नेट की वैल्यू यहाँ पर
एफ नेट की वैल्यू जो आई है 20i माइनस 10j, इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे एफ नेट तो जानते हो कितना आएगा, अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। देख लो यहां एक लाइन में आंसर आया है और यहां पूरा क्रियाक्रम करके आंसर आया है, उसमें भी गलत हो गया है। तो किससे करना ज्यादा आसान होगा, ट्रायंगल लॉ या कंपोनेंट लेके? बोलो वाजिद। देखो इसमें गलती भी हो गया, हमने ट्रायंगल लॉ से किया या पैरेललोग्राम लॉ से किया, आंसर ये आया। और दिस इज आंसर हमने दूसरे तरीके से किया, जब कंपोनेंट में तोड़ के तो ये आंसर आया। तो किससे करना ज्यादा आसान है? मेरे को तो यही इजी लग रहा। कौन? ये वाला कंपोनेंट में तोड़ के। कंपोनेंट। और इसमें क्या दिक्कत है, 90 डिग्री पे था, मैंने डायरेक्ट, अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है, नेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ये स्क्वायर। भी इजी है। ये तो एक लाइन में हो गया, ये तो एक लाइन में, मैं तो देखते ही पकड़ लिया था कि 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का रूट होगा। हाँ तो ये भी इजी है ना। ये तो बहुत इजी है, लेकिन हर बार ये इजी हो जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल, कहां गया अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छी। एक यहाँ बढ़ाने का आंसर ऑप्शन नहीं है क्या, एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक क्वेश्चन में ले लेता हूं, क्वेश्चन सब कुछ सेम रखते हैं। अच्छा डायरेक्शन का ध्यान रखना है ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन मिस किया था, देखा था तुमने क्या हुआ था, आंसर गलत आ गया था। सिर्फ मैंने नीचे वाले को क्या नहीं लिया, माइनस डी नहीं लिया। दिस इज 20 √2 45 डिग्री, दिस इज द वेक्टर ए, है ना। ग्राफिकल फॉर्म में दे दिया गया है कि एक वेक्टर है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, और एक सेम वेक्टर है 10 का उसका मैग्नीट्यूड 10 है और डायरेक्शन 37 है, ठीक है। दिस इज वेक्टर बी, दिस इज द वेक्टर बी। फाइंड द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या करना है, फाइंड करिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आप बताओ, ग्राफ से ज्यादा इजी है ट्रायंगल? बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी बताएंगे ग्राफ पे ज्यादा इजी है, ट्रायंगल बना के ज्यादा इजी है। मतलब हम ट्रायंगल इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इजीली कर पाएंगे या फिर हम इसके कंपोनेंट्स में तोड़ के इजीली कर पाएंगे, जल्दी बताओ। इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे। अच्छा ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ से करने में क्या दिक्कत है? ये 20 √2 आता है। हाँ ये तो बड़ा सिंपल है, पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ से करोगे ना तो एंगल गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे एंगल जोड़ के देखो कितना आ रहा है एंगल, बताओ। 4 3 7 और 7 5 11, एंगल कितना आ रहा है, 81 डिग्री। अब 81 cos 81 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है ना, तो हमें cos a प्लस बी के थ्रू जाना पड़ेगा। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी के फॉर्मूले के थ्रू जाना होगा जो कि लेंदी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में तोड़ देंगे। इधर तोड़ो, इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा जल्दी बोलो, 20 √2 cos 45। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 से √2 कट गया, इधर आके 20, ऊपर क्या चला गया, सेम ही जाएगा क्योंकि sin 45 की वैल्यू भी सेम ही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब वेक्टर ए को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 20, इधर है ना आई कैप, ऊपर है ना तो भी हो जाएगा 20 जे कैप। वेक्टर बी को अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चा लोग, बोलूंगा सर इसको इधर तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 20 cos 37, सॉरी 10 cos 37। 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 37 की वैल्यू 0.8 होती है, तो 10 गुणे 0.8 8 हो जाएगा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुणे 0.6 6 होता है। तो वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगी, 8 आई कैप प्लस बी जे कैप, सॉरी प्लस 6 जे कैप। बढ़िया लिखा, सही है यहां तक वाजिद? बहुत मारूंगा, पकड़ के मारूंगा तुमको। 8 हाई कैप, ये एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन 6 तो नीचे वाले डायरेक्शन में है। हाँ इसीलिए देखो, गलतियों से हमेशा सीखो, अगर गलतियों को नजरअंदाज करोगे, उससे नहीं सीखोगे तो मामला खराब हो जाएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगी,
20 8 क्या हो जाएगा? 20 और 8 कितना हो जाएगा? 28 20 में से 6 गया, कितना हो गया? 14 14। दिस इज आई कैप एंड दिस 14 जे कैप। चलिए सॉल्व करिए जरा। तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड इसका आएगा 14 का स्क्वायर, यही तो आएगा ना, यही तो आएगा ना। एक काम करते हैं, 14 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, इसको मैं 2 का स्क्वायर गुणे 14 का स्क्वायर लिख देता हूं, प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कॉमन करेंगे 14 आएगा, यहाँ पे क्या होगा? 2 दूना 4 प्लस 1 5, तो 14√5। दिस इज द आंसर। नेट रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो बोलो सर अगर हम पैरेललोग्राम बनाए ना तो ये पॉइंट जाएगा आई में 28, मतलब ये किधर कहीं इधर जाएगा, आई में कहीं 28 इधर आ गया, और जे में 14, मतलब ये कहीं 14 यहां पर, तो हमारा रिजल्टेंट कहीं इधर जाएगा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन इतना आएगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा 14√5। समझे? दिस इज आवर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस इज आवर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझे कि नहीं समझे? तो हर बार ट्रायंगल लॉ से सवाल इजीली बन जाए जरूरी नहीं है, ये तो हमें क्वेश्चन देख के पता करना पड़ेगा कि कंपोनेंट में तोड़ के आसानी से बन रहा है या ट्रायंगल लॉ से। कई बार ऐसा होगा कंपोनेंट में तोड़ने में टाइम लगेगा, ट्रायंगल लॉ में 90 डिग्री बन रहा होगा, डायरेक्ट सवाल लगने की संभावना होगी। ठीक है, वो तुम्हें ऑन स्पॉट सोचना है। अगला सवाल करते हैं। अब 3 वेक्टर को जोड़ना हो तो 3 वेक्टर को जोड़ने के लिए वैसे तो हम क्या यूज करते हैं? पॉलीगॉन लॉ। अब पॉलीगॉन बना बना के दिमाग को नहीं करना है, दिमाग का दही नहीं करना है, वैसे कर सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्री अगर अच्छी है तो, क्योंकि 4 वेक्टर 5 वेक्टर 6 वेक्टर जोड़ना हो तो पॉलीगॉन लेकर ही यूज करेंगे, पर चाहे 10 वेक्टर हो, अगर उनको तुम वेक्टर फॉर्म में बना दिए, निकाल दिए, तो जोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलो तीसरा वेक्टर जोड़ते हैं, 3 वेक्टर्स को जोड़ते हैं। दिस इज द वेक्टर 1 एंड दिस इज द वेक्टर बी, वेक्टर 2। यहां पे 3 वेक्टर है, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, और तीसरा 10 डिग्री पर 10 पर है, 53 डिग्री पर। आपको समेशन करना है, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3, तीनों को जोड़ना है। समेशन ऑफ मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 जोड़ के बताइए। 2 तरीका है। पहले चलो आई जे और के में लिखते हैं, आई जे और के में लिखते हैं। आई जे और के में लिखते हैं। F1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो? डायरेक्ट बोलो। मैं आई जे और के में तोड़ के लिखता हूं। F1 की वैल्यू लिखूंगा 20 आई कैप। F2 की वैल्यू, F2 कैसे लिखोगे? तो बोलोगे सर 10 को तोड़ दीजिए, 10 को इधर तोड़ेंगे तो क्या होगा? इधर वाला कंपोनेंट नीचे वाला कंपोनेंट क्या होगा? 10 cos 53 डिग्री, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा? 10 sin 53 डिग्री। 10 cos 53 की वैल्यू क्या होगी? 6। इसकी वैल्यू क्या होगी? 8। तो मैं F2 की वैल्यू लिखूंगा इधर के डायरेक्शन में 6 आई कैप प्लस ऊपर के डायरेक्शन में 8 जे कैप। F3 तो दिया है डायरेक्ट, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में F3, तो मैं लिख दूंगा 4 जे कैप। डायरेक्ट लिख सकता हूं ना। तीनों को जरा जोड़ो तो आई में आई जुड़ेगा, इधर तो आई 0 है, तो 20 से 26। समेशन ऑफ F की वैल्यू होगी 20 से 26 आई कैप। जे में जो जोड़ो, यहां 0 है जे, यहां पे जे है, 8 6 14। लो आ गया, नेट आ गया। क्यों भाई, आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। भैया हम्म जैसे यहाँ पे 53 डिग्री है, आप लगाए 53 डिग्री, उसके पहले नहीं था कुछ क्वेश्चन बिना नहीं, क्वेश्चन में डिग्री लिखा होगा ना। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में देखो, किसी भी वेक्टर को देने के लिए तुम्हें 2 चीज बताना पड़ेगा, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दिया था 10 न्यूटन, डायरेक्शन नहीं दिया था, तो जब तक डायरेक्शन नहीं देगा हम वेक्टर काहे को मानेंगे? डायरेक्शन तो लिखना पड़ेगा ना, कितने डिग्री पर है। या तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में दे दे कि भाई हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से फलाना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से ढिमकाना एंगल बना रहा है, कुछ तो देखो दोगे तभी तो डायरेक्शन पता चलेगा। और या फिर एक्स वाई जे के मतलब आई जे के टर्म में दे दो, तभी तो पता चलेगा कि भाई आई जे के टर्म में मतलब वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। तो यहां पे एंगल नहीं दिया था, मैंने अपने तरफ से दे दिया।
तुम्हारे क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो, है ना। चलो इसको करो, सॉल्व करो, जोड़ के बताओ, इन तीनों वेक्टर को जोड़ो। तो वैसे तो इसको तुम इजीली भी जोड़ सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से जोड़ सकते हो, और नहीं शॉर्ट ट्रिक से जोड़ना है तो जैसे कर रहे हो वैसे करो। मैं पहले एक काम करता हूं, वेक्टर को तोड़ता हूं। देखो ये तो भाई अपना टूटे पड़े हैं, ठीक है, इसको तोड़ता हूं। और अब मैं ऐसे लिखूंगा नहीं, लिखने में मेरा टाइम किल होता है। तुम बिगनर लेवल पे हो, तुम लिखो, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसको इधर तोड़ो, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट तोड़ने हैं, तो एक किधर टूटेगा और दूसरा किधर टूटेगा, इधर टूटेगा। सही बात की गलत बात? एक इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा, सही बात की गलत बात? गलत बात सर। तो किधर टूटेगा? बोलोगे सर एक इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा, सही बात की गलत बात? गलत बात। किधर टूटेगा सर? एक इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा। इधर जिधर एंगल है उधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस कंपोनेंट आएगा। तो लिखूंगा 22√2 कॉस थीटा, और इसी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या आएगा? 20√2 साइन थीटा। इसको लिखूंगा 20√2 साइन 45। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। काट दिया, ऊपर हो गया 20 और इधर क्या हो गया 20। तो अब नेट निकालना हो तो मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं बोलूंगा एक्स एक्सिस में कितने वेक्टर हैं उनको जोड़ लो, समेशन ऑफ एफ। मैं सबको जोड़ रहा हूं, तो मैं बोलूंगा एक्स में इधर 20 है और इसके अपोजिट में कितना है? ये भी 20 है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। 20 माइनस 20 0 हो गया, प्लस जे में क्या है? तो ऊपर की तरफ क्या है? 20, और नीचे की तरफ क्या है? ये भी 20, तो ये भी 0 हो गया। नेट 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 फोर्स क्या आया, या नेट वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आया? 0। ठीक है, इसको तुम डायरेक्ट भी सोच सकते थे। डायरेक्ट कैसे? कि दो इक्वल वेक्टर हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या जाएगा? इनके बीचों बीच से जाएगा, और कितना जाएगा? तो 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर दो इक्वल वेक्टर होते हैं, तो क्या लिखता हूं? a√2 या f√2। f की वैल्यू क्या है? 20, ये हो जाएगा 20√2। अब बोलो, देखो इसी पॉइंट पर एक वेक्टर इधर की तरफ है और दूसरा वेक्टर 45 डिग्री पर ही उसके अपोजिट की तरफ है, तो ये दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। क्यों? अरे इधर की तरफ 5 पाई है, -5 पाई है, और इधर की तरफ 5 पाई है, और ये तुम्हारा ओरिजिन है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। दो अपोजिट एंड दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर को, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर को जोड़ोगे तो उनका रिजल्टेंट 0 ही आएगा ना। क्यों भाई? आएगा कि नहीं 0? दिस इज द आंसर। तो तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना ये सब तिगड़मबाजी किए, अगर तुम्हारे पास दिमाग, तुम्हारा आईक्यू ठीक ठाक है तो। समझ रहे हो? इन दोनों का रिजल्टेंट लिया, इसके बीचों बीच आया, और इसी के अपोजिट ए वाला वेक्टर है विद सेम मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। वैसे भी सोच लो, एक यहां पर बॉल है, तुम 20√2 से अपने तरफ खींच रहे हो और तुम्हारे अपोजिट तुम्हारा भाई जाके अपने तरफ खींच रहा है, नेट फोर्स कितना आएगा? अरे जितना फोर्स बल लगा के तुम खींच रहे हो उतना ही बल लगा के दूसरा वाला उधर की तरफ खींच रहा है, तो ये बॉल किसकी तरफ जाएगा? तुम्हारी तरफ या उसके तरफ? किसी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये फोर्स न्यूट्रलाइज कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे तुम एक 2D वेक्टर को उसके दो परपेंडिकुलर, जैसे कि तुम एक 2D वेक्टर को, बात समझ रहे हो? जैसे कि तुम एक 2D वेक्टर को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में क्या कर रहे हो? तोड़ रहे थे। उसी तरीके से अगर 3D वेक्टर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना हो तो हम वो कैसे करें? एक्स और वाई में था, वाई और जेड में था, या जेड और एक्स में था? सिर्फ दो थे तो तोड़ना बड़ा आसान था। 3 होंगे तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम फिर साइन को हटा देंगे, हम सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन से ही बात करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन क्या था? जैसे मान लेते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज व्हाट? जेड एक्सिस। मान लेते हैं वेक्टर आर है, वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बना रहा है जिसको हम बोल देंगे गामा। क्या बोल देंगे? गामा। तो जैसे वहां पर कॉस अल्फा और कॉस बीटा था, जो मैं तुम्हें यहां समझाया भी था, यहां एक अलग से ये समझाया था ना, कॉस अल्फा कैसे निकालते हैं, कॉस बीटा कैसे निकालते हैं। तो ऐसे ही जैसे यहां पर कॉस अल्फा और कॉस बीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या है? ये तीनों क्या है? इनका क्या नाम है? अभी बताया था,
डायरेक्शन कोसाइन। अबे डायरेक्शन कोसाइन क्यों है? क्योंकि देखो सिंपल बात है, देखो सिंपल बात है, ये डायरेक्शन बता रहे हैं और एक कॉस है, तो दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब इन्हीं को हम एल एम और एन नाम भी दे देते हैं, एल एम और एन से भी हम दर्शाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जिसको नाम दिया गया डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन जो है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है। मान लिया ये जो वेक्टर आर है, अब ये वेक्टर आर जो होगा ये तीनों एक्सिस में पाया जाएगा, एक्स वाई और जेड में। इस वेक्टर आर को अगर मुझे किस फॉर्म में लिखना हो बोलो, आई देखिए की टर्म में लिखना हो, तो मैं लिखूंगा इसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा आई के डायरेक्शन में, कुछ वाई कंपोनेंट होगा जेड के डायरेक्शन में, और कुछ बोलो जेड कंपोनेंट होगा के कैप के डायरेक्शन में। इज इट राइट? ऐसा ही तो होगा जैसा कि 2D एंगल में हुआ करता था, है ना? ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं x में देखूं तो इधर कुछ rx होगा। अब देखो मैं z तो यहां दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन xy दिखा सकता हूं। इधर क्या होगा? rx होगा, और इधर क्या होगा? ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा? ry होगा, क्योंकि y के डायरेक्शन में जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी तो उसको हम ry बोलेंगे। x के डायरेक्शन में जो x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा उसको हम rx बोलेंगे, और कुछ rz भी रहा होगा जो प्लेन के अंदर या प्लेन के बाहर है, जो हमें दिख नहीं रहा है। अब मैं अगर देखूं cos अल्फा इजिकल टू, जैसा कि तुमने उसमें भी बोला था, cos अल्फा इजिकल टू क्या होगा? cos अल्फा बराबर क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस। दिस इज rx अपन हाइपोटेनस क्या है? दिस इज r, इसका मैग्नीट्यूड यही ना। cos थीटा की वैल्यू यही होगी, और यहां पर cos अल्फा की वैल्यू, cos बीटा की वैल्यू अगर निकालनी हो तो मैं क्या बोलूंगा? ये वाला ry अपन r का मैग्नीट्यूड, और सेम cos गामा अगर निकालना हो तो मैं क्या बोलूंगा? rz अपन r का मैग्नीट्यूड। इज इट राइट रॉन्ग? हाँ या ना? यहां से r का मैग्नीट्यूड जरा निकालना। r का मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो? अंडर रूट rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर प्लस rz का स्क्वायर। इज इट राइट रॉन्ग? ठीक है, चलो। तो वैसे तो हमें एक तरीका पता है कि अगर हम डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके जोड़ दें, मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा को हम जोड़ दे तो क्या आएगा? 1। जैसा कि हमने पीछे अभी देखा भी था। कहां पर देखा था? यहां पर, कि हमने दोनों को स्क्वायर का, यहां पे तीसरा तो 0 था ना, क्योंकि 2D में है तो तीसरे वाले के साथ कितना एंगल बना रहा है? XY प्लेन में अगर कुछ है तो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री ना। अरे सॉरी, जेड तीसरे वाले के साथ बना रहा है 90 डिग्री। एक्स और वाई प्लेन में अगर कुछ है, मान लो ए लाइन है एक्स और वाई प्लेन में, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, एक लाइन है, तो जेड एक्सिस तो इसके परपेंडिकुलर है ना, तो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल होने की वजह से उसका जो कॉस गामा रहता है वो हमेशा क्या रहता है? 0, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। बात समझे कि नहीं? तो 2D वेक्टर में हमेशा जो गामा होता है वो हम गामा की बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि गामा 0 है। उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है 2D वेक्टर में? तीसरे वाले का डायरेक्शन कोसाइन क्या है? 0 है। ठीक है, तो हम जब भी डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो वैल्यू 1 आती है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर ऐसा कैसे होता है और क्यों आती है, तो अब हम थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। ओके, यहां पे देख लूं क्या? यहां पे देख लेते हैं। हमें पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 है। कैसे? यही ना। अच्छा, cos अल्फा की वैल्यू क्या होती है बेटा? cos अल्फा की वैल्यू है rxy वेक्टर r, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos बीटा की वैल्यू क्या है भाई? ry मतलब y कंपोनेंट बाई r, इसका स्क्वायर, प्लस cos गामा की वैल्यू क्या है? तो z कंपोनेंट, तो rz बाई r का होल स्क्वायर। इज इट राइट? चलो
तीनों में आर कॉमन हो जाएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर नीचे होगा, ऊपर क्या बचेगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। अब हमें पता था आर की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, एम आई राइट? क्योंकि वेक्टर आर क्या रहा होगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड की कैप, यही तो वेक्टर आर था। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर के बराबर है। मैं इसकी जगह आर स्क्वायर लिख देता हूं और नीचे भी आर स्क्वायर लिख देता हूं, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू इज 1। हो गया प्रूफ क्लियर। हमने वैसे भी प्रूफ किया था, पहले भी 2D में भी प्रूफ किया था। तो 2D और 3D में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। तो मैं यहां से भी लिख सकता हूं एल स्क्वायर, क्योंकि कॉस को हम एल बोल रहे हैं, एल का फैक्टर बोल रहे हैं, बीटा को एम का फैक्टर बोल रहे हैं, और दिस इज एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्विवेलेंट होगी। तो किसी को भी उसके अगर एक वेक्टर है 3D में तो उसको तोड़ना बड़ा आसान है। कैसे तोड़ोगे, हम बोलेंगे भैया जो x के तरफ खुलेगा, जो आर एक्स होगा, जो x के तरफ खुलेगा वो होगा आर कॉस अल्फा, है ना। जो y के तरफ खुलेगा वो क्या होगा, देखो आर वाई की वैल्यू होगी आर कॉस बीटा, और जो z के तरफ खुलेगा उसकी वैल्यू होगी आर कॉस गामा, यही तो होगा। यहां पे हम अब चूंकि यहां पर हम उसकी वैल्यू साइन वाइन नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि 2D में साइन को विजुलाइज करना आसान था, पर 3D में हम सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन से ही विजुलाइज करेंगे, साइन वगैरह को नहीं घुसाएंगे, मैं कोसाइन वगैरह से हम काम करेंगे 3D में। चलो ये कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट के कुछ ईयर्स में जो हमें अभी सॉल्व करना है, जो अभी हमें परफॉर्म करना है। बोला जा रहा है बहुत आसान सवाल आते हैं, देखो 2D को जब रिजॉल्व कराएगा तो थोड़ा सा दिमाग लगवाएगा, लेकिन जब 3D को रिजॉल्व करवाएगा तो दिमाग नहीं लगवाएगा, क्योंकि फिर हमें इसे विजुलाइज करना पड़ेगा अच्छे लेवल पर। सवाल बोला जा रहा है कि अल्फा बीटा एंड गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो कैसे बोलोगे कि सर अल्फा बीटा गामा अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो हम क्या बोलेंगे, कॉस स्क्वायर। अरे तो हमें पता है ना कि अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी, 1। हमको साइन चाहिए, हमें कॉस के टर्म में पता है, कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत, प्लस कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत नहीं। 1 को इधर भेज दो, सबको इधर भेज दो, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। लो, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या आई, 2, क्या आ गई, 3 माइनस 1 होता है 2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया। एक सवाल है, एक वेक्टर दिया गया है, बोला जा रहा है कि इसके डायरेक्शन को साइन को बताइए। इसके डायरेक्शन को साइन हो गए। अबे ये कौन से डायरेक्शन को साइन है यार, आई जे के। बोलो कि सर इसके डायरेक्शन को साइन मान लेते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा है। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है भाई, अल्फा की वैल्यू होती है आर एक्स बाई वेक्टर आर। हम तो एक काम करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मॉडुलस ऑफ ए निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा, बोलो, मॉडुलस ऑफ ए होगा 2 दूना 4, 4 चौको 16, 50 25, कितना आ रहा है भाई, 16 4 20, 20 20 40 और 45, दैट इज 45। इज इट राइट। चलो
तो कॉस अल्फा निकालते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू होगी आर एक्स, एक्स क्या है आई का कंपोनेंट, तो दैट इज 2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 45 है ना। कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी आर वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर वाई की वैल्यू क्या है 4 अपॉन अंडर रूट 45 एंड कॉस गामा की वैल्यू क्या होगी 5/5 गधेड़े -5 माइनस कौन लेगा, इज इट राइट रॉन्ग, राइट। बढ़िया समझ में आ रहा है, आगे बहुत बढ़िया। एक और सवाल इस पे करो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कल प्रोडक्ट देख के इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। अगला सवाल है ए मेक इक्वल एंगल विथ एक्स वाई एंड जेड, एक वेक्टर ए है जो एक्स वाई और जेड के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, तो बताइए इसके कंपोनेंट्स वेक्टर ए के टर्म में, इसके कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, वेक्टर ए के कंपोनेंट हो सकता है भैया एक्स आई, एक्स डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट हो, वाई डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट हो और जेड डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट हो। तो हमें एक्स की वैल्यू पूछा है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट वाई है तो उसकी वैल्यू पूछा है, जेड डायरेक्शन में कुछ उसका कंपोनेंट है तो उसकी वैल्यू पूछा है। इज इट राइट और रॉन्ग, हाउ टू फाइंड दिस बच्चा, बोलो कैसे फाइंड करोगे, बोलो। एक्स को वो हटा के ए वाई और ए जेड को, अच्छा तो कैसे फाइंड करेंगे, तो बोलोगे कि भैया हमें क्या करना है, इक्वल एंगल बना रहा है, इसका मतलब इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा इक्वल है, किसके बराबर है, तीनों थीटा के बराबर है, किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। क्योंकि देखो हमको ए एक्स चाहिए ना, तो ए एक्स इज इक्वल टू होगा ए कॉस अल्फा, ए वाई की वैल्यू क्या होगा ए कॉस बीटा और ए जेड की वैल्यू क्या होगा ए कॉस गामा, यही होगा ना, अभी तो पीछे देखा है तुमने, यही होगा ना। अभी अब अल्फा बीटा और गामा सब बराबर हैं, तो इसका मतलब ए एक्स ए वाई और ए जेड भी बराबर ही होंगे, और किसके बराबर होंगे, ए अल्फा बीटा गामा थीटा के बराबर है तो ए कॉस थीटा के बराबर है। तो अगर हमें ए तो पता है, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड हमें पता है, ए वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमको ए के टर्म में ही बताना है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए, लेकिन हमें कॉस थीटा नहीं पता है। अगर हम थीटा बता दें तो हमें ए एक्स ए वाई ए जेड सब मिल जाएगा, थीटा कैसे निकालेंगे, तो तुमने बोला सर अल्फा बीटा और गामा किसके बराबर है, थीटा के बराबर है, और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं अल्फा को थीटा से की जगह पे थीटा लिख देता हूँ, इसकी जगह पे थीटा लिख देता हूँ, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको भी लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको भी लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी 1/√3। तो यहां से मुझे इन सब की वैल्यू मिल जाएगी ए कॉस थीटा की वैल्यू है 1/√3, तो a/√3 दिस इज द आंसर। समझे, एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो कभी भी ऐसा सवाल आए क्या आप एग्जाम में कर लोगे ना, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो एडिशन खत्म हो गया, यहीं तक था, और आई होप कि तुम्हें जोड़ने आ गया होगा, जोड़ने आ गया है। चलो एक सवाल, हाँ एक सवाल मैं आज टेलीग्राम पे भेजूंगा, और आई होप कि तुम लोग कर लोगे उसे। भैया जितना अच्छा ये वाला लेक्चर समझ में आया ना, हाँ पिछले वाले में उतना अच्छा नहीं है। या क्या बेइज्जती कर रहे हो यार आपके नहीं कर रहा, मतलब मैं आपसे- अच्छा पिछले वाले में क्या दिक्कत था कि नहीं समझ में आया, भैया नोट्स में थोड़ी, जैसे आप जो पढ़ाते थे पूरा मिक्सअप लिख रहे थे, हाँ तो उसमें क्या रिवीजन में दिक्कत हो रही थी, तो उस वजह से पूरा वीडियो देखना पड़ रहा था फिर से। ओहो, नहीं तो क्लास में जब कराता हूँ तो क्लास में नहीं समझ में आ रहा था, वो आ जाता है हाँ बट 1-2 घंटे का रेस्ट लेके फिर मतलब सोचता हूँ कुछ देर, अच्छा तो नहीं मतलब रिवीजन बोलता तो समझ में नहीं आती नोट, तो मैं वीडियो फिर से देखता हूँ। हाँ हाँ,
ये दिक्कत हो जाती है, बाकी समझाते बेहतरीन है भैया। ओके, मक्खन लगा रहे हो हैं। दो वेक्टर का गुणा, दो वेक्टर का जो गुणा होता है, जैसे हम स्केलर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दो चीज का गुणा, दो तिहाई, 2 गुणे 3 6 होता है, 6 गुणे 2 12 होता है, मतलब फटाफट हमने रट रखा है। वेक्टर में वैसे गुणा नहीं करना है। वेक्टर में हम गुणा दो तरीके से करेंगे। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होगा, एक होगा डॉट प्रोडक्ट और एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट, एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट। इसको कल करते हैं, ठीक है। कल से गुणा सीखेंगे, वेक्टर्स का गुणा सीखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होने वाला है और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होने वाला है, और क्यों डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी एंड क्यों क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी। दो वेक्टर को जोड़ के क्या आता है, बोलो, वेक्टर ही आता है। वेक्टर को जोड़ के वेक्टर ही आएगा, लेकिन दो वेक्टर को गुणा करके जरूरी नहीं है कि वेक्टर आए, स्केलर भी आ सकता है। जैसे वर्क, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, गुणा किया क्या निकल के आ गया, वर्क। वर्क क्या है, स्केलर, मतलब दो वेक्टर का गुणा करके स्केलर आ गया। टॉर्क, फोर्स भी वेक्टर और वेक्टर आर भी वेक्टर, ठीक है। इन दोनों का गुणा किया क्या निकल के आया, टॉर्क निकल के आया। क्या निकल के आया, टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका गुणा वेक्टर क्वांटिटी भी देगा और इनका गुणा एक स्केलर क्वांटिटी भी देगा। कौन सा गुणा वेक्टर क्वांटिटी देगा, कौन सा मल्टीप्लिकेशन स्केलर क्वांटिटी देगा, हम इसको कल करेंगे, आराम से करेंगे, मौज से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। ये आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं। थैंक्स। तो क्लास डेली ज्वाइन करो, ठीक है। ये नोट्स अपलोड कर दीजिए, बस हो गया। चलो नोट्स अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ भैया। ओके बच्चा पार्टी, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।